सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हमने मधुर भाषण विषय के पिछले भाग में पढ़ा था कि कैसे हम मधुर भाषण से दूसरे को हृदय को जीत सकते हैं। अर्थात हम कहते हैं कि दूसरे के हृदय द्वार को खोलने की चाबी क्या है? मधुर वचन, मधुर वाणी। और हम ये भी जानते हैं ये जो वचनों का आकर्षण, न्यूटन के तत्वाकर्षण मतलब जो पृथ्वी का जो तत्वाकर्षण बल है उसको किसने खोज निकाला था? वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो ये जो पृथ्वी का तत्वाकर्षण बल है और चुंबक के आकर्षण बल, चुंबक लोहे का जो खींचता है उस बल को हम क्या कहते हैं? चुंबक का आकर्षण बल। ये दोनों बल से ही वचनों का जो आकर्षण बल है वो ज्यादा शक्तिशाली है। इसका अर्थ ये है कि हम अपने वचनों के द्वारा दूसरों को बस में कर सकते हैं, अपनी ओर प्रभावित कर सकते हैं, उनके हृदय को जीत सकते हैं। तो अब हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। आप मेरे साथ अपनी किताब निकाल के अभ्यास कीजिए। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे? बड़े लड़के ने कहा, शुष्कं काष्ठ तिष्ठत्यग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसति पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। ये तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्रों को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। तो आप इसको फिर से अपने मन ही मन में थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि आप शब्दों को कैसे व्यवहार किया गया है अच्छी तरह से आप इसको जब अध्ययन करोगे, अभ्यास करोगे तो आपको हर एक शब्द का लिंग पता चलेगा, वचन पता चलेगा, आप उसके अर्थ को भी आसानी से समझ पाओगे। आइए अब देखते हैं हम एक वाक्य के बाद वाक्य को, उनके अर्थ को हम समझेंगे। तो हमारा पहला वाक्य क्या था? एक ही बात को हम कर्णकटु शब्द में कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द है कर्णकटु। कर्ण मतलब आप कान जानते हैं, कटु मतलब क्या है? तिक्त, मतलब कड़वा। जो कर्णकटु का अर्थ क्या हो गया? मतलब कानों को अप्रिय लगने वाले जो शब्द, जो भाषा आप जब कह रहे हो, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा आप क्या करते हो? अपने मन के भाव विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हो, प्रकट करते हो। तो जब आप इस भाषा और या फिर अपने भाव को जब आप प्रकट करते हो, सामने वाला जो है उसको, कानों को जो भाषा अप्रिय लगता है, हम वैसे भाषा शब्द को कर्णकटु शब्द कहते हैं। आपको आपके परीक्षा में कटु शब्द का पर्यायवाची, इसका अर्थ, इसको लेके सार्थक वाक्य बनाए जैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो कटु का मतलब कड़वा या तिक्त, कर्णकटु का मतलब हो गया कानों को अप्रिय लगने वाला। तो हर एक व्यक्ति की बोलने की, अपनी भावों को प्रकाश करने की शैली अलग अलग होती है। हम अलग अलग अंदाज से एक ही बात को अलग अलग अंदाज से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि एक ही बात को कभी कभी हम क्या करते हैं, बात एक ही है लेकिन उस बात को हम कभी कड़वे शब्दों में दूसरों के सामने प्रकाश करते हैं, तो कभी हम क्या करते हैं, उनको मधुर शब्दों में प्रकाश करते हैं। आप ही सोचिए कि अगर हम इसको कड़वे शब्द में, कड़वे भाषा में दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरे वाले के ऊपर क्या प्रभाव आता होगा। या फिर जब हम उसी वाक्य को, उसी बात को हम जब मधुर शब्दों में, मीठे वचनों से दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव आता है। तो लेखक कहते हैं कि हमारे ऊपर निर्भर करता है हम बातों को, अपने वचन को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करें, कैसे व्यक्त करें। तो
कर्णकटु जो हो गया, जो आपके जो वचन हैं, आपके जो शब्द हैं, अगर दूसरों के कानों को बहुत अप्रिय लगता है तो उन शब्दों को वो हम कर्णकटु कहेंगे और उसके साथ हमारे संपर्क में विघ्न आएगा। इसका उदाहरण एक देकर उन्होंने कहा है कि बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। बाणभट्ट आप जानते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार थे। हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के भवन में एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आप जानते हैं उनके द्वारा रचित कादंबरी काव्य, जो एक प्रसिद्ध गद्य काव्य कहा जाता है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उनको बाणभट्ट जी ने लिखा था। उनकी यह कालजयी काव्य कह सकते हैं हम। आप जानते होंगे कि बाणभट्ट एक कादंबरी को पूरी तरह से शेष नहीं कर पाए थे। कादंबरी जब आधा अधूरा था तभी बाणभट्ट जी का मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए जब वो मरने वाले थे तो यह प्रश्न हुआ कि जो कादंबरी उन्होंने रचना सृष्टि की है तो उसको पूरा कौन करेगा। उनके 2 लड़के थे, तो उन्होंने उन दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा। आप देखें कादंबरी का लिंग क्या है यहाँ पर। कादंबरी यहाँ पर संज्ञा है। आप जानते हैं जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं, तो कादंबरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए अधूरी कादंबरी। तो बाणभट्ट जी के अधूरी कादंबरी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने सामने बुलाया और उनसे पूछा कि उनके घर के सामने एक सूखा वृक्ष मतलब आप जानते हैं पेड़, तो एक सामने एक जो वृक्ष था उनको दिखाकर, वो वृक्ष सूख चुका था, उनको दिखाकर उन्होंने उन दोनों लड़के से, उनके दोनों बेटों से पूछा कि इस सूखे वृक्ष को आप किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। तो तभी उनके जो बड़े लड़के ने कहा, शुष्क काष्ठ तिष्ठत्यग्रे, अर्थात आप जैसे जानते हैं कि आगे सूखी लकड़ी है। उन्होंने कैसी भाषा में इसे प्रकाश किया, आगे सूखी लकड़ी है। तो दूसरे ने, उनके छोटे बेटे ने कहा, नीरस तरुबर विलसती पुरत, अर्थात आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रही है। तो आप खुद ही देखिए, बात एक ही है। उनके घर के सामने एक सूखा वृक्ष था, लेकिन वही बात को उनके दोनों लड़कों ने 2 अलग अलग अंदाज में, 2 अलग अलग भाषा शैली में प्रकाश किया। जो बड़े लड़के ने जो प्रकाश किया वो आपको सुनने में साधारण बोलचाल जैसी लग रही है, जैसे कि हम लोग कभी कभी आपस में बातचीत करते हैं, जिसको हम साधारण वार्तालाप कहते हैं, साधारण बातचीत कहते हैं। उसी तरह ही उन्होंने, बड़े लड़के ने वैसे ही प्रकाश कर दिया कि सामने देखो एक सूखा हुआ वृक्ष है, एक सूखा हुआ पेड़ है। उसने कहा आगे सूखी लकड़ी है, लेकिन वही बात को, वही परिस्थिति को उनके जो छोटे लड़के थे, उनका नाम था भूषण भट्ट। बाणभट्ट जी के छोटे लड़के थे जो, उनका नाम था भूषण भट्ट। उन्होंने कैसे प्रकाश किया, उन्होंने उसको साधारण बोलचाल में नहीं, साहित्यिक भाषा में प्रकाश किया कि आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। तो इसी से आप कह सकते हैं कि एक ही बात को हम कैसे अलग अलग भाषा शैली में दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो बात एक ही थी, लेकिन कहने में फर्क था। फर्क का अर्थ क्या है? फर्क मतलब अंतर। तो दोनों के बातचीत में दोनों लड़के ने एक ही बात को 2 अलग अलग शैली में प्रकाश किया। तो आप ही कहिए, तो बाणभट्ट जी ने अपने अधूरी कादंबरी को पूरा करने का भार किस पर सौंपा होगा? यहाँ पर एक शब्द आप देखिए, सौंपा। सौंपना मतलब सौंपा, यहाँ पर यह अतीत काल में है, अतीत समय में है। सौंपना क्रिया हो गया, सौंपना। सौंपना मतलब भार डालना, देना। तो
इस परिस्थिति में अगर बाणभट्ट के जगह आप होते तो अपनी इस कादंबरी को पूरा करने की भार किसे देते? हाँ, उनके छोटे लड़के को, जिनका नाम था भूषण भट्ट। तो बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न आएंगे, उनके बड़े लड़के ने क्या उत्तर दिया? सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा था तो उनके बाणभट्ट जी के बड़े लड़के ने क्या उत्तर दिया? बाणभट्ट के छोटे लड़के ने क्या उत्तर दिया? बाणभट्ट ने अपने पुस्तक को पूरी करने का भार किससे सौंपा? तो आप ऐसे छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कर्णकटु को लेके सार्थक वाक्य बनाने के लिए आएंगे। तो हम सूखा मतलब शुष्क, जो सूख चुका है तो उसको सूखा कहते हैं। तो व्यक्त करना मतलब प्रकट करना, कहना, और सौंपने का मतलब हम किसी को कोई कार्य अगर देते हैं तो उसको कहते हैं सौंपना। ये तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। साहित्य, आप पढ़ चुके हैं साहित्य। ये साहित्य क्या है? साहित्य, आप साहित्य के लिंग बता सकते हैं। साहित्य का लिंग है स्त्रीलिंग। किसी भाषा अथवा देश के उन सभी गद्य हो, पद्य हो, ग्रंथों हो, लिखों आदि का समूह को या सम्मिलित राशि को हम साहित्य कहते हैं, जिसमें विषयों का सुंदर रूप से व्यवस्थित हुआ है। साधारण बोलचाल में नहीं, एक सुंदर रूप से, व्यवस्थित रूप से क्या होता है, जो गद्य पद्य होते हैं, जो विषय होते हैं, उनको जिसमें भाषा को अतीव सुंदर रूप से सजाया जाता है, उसी को हम साहित्य कहते हैं। भाषा और साहित्य ये दोनों आपस में जुड़े हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं है, अर्थात इनका अर्थ समान नहीं है, लेकिन एक दूजे में दोनों जुड़े हुए हैं, भाषा और साहित्य। भाषा क्या करता है? विचारों को व्यक्त करने के लिए एक उपकरण है, एक साधन है, एक माध्यम है। लेकिन साहित्य क्या करता है? साहित्य में हम लोग बौद्धिक विचारों को व्यक्त होता है, लेकिन कैसे? वही भाषा के माध्यम से। कौन सी वाली भाषा से? रचनात्मक भाषा द्वारा। इसीलिए तो लेखक आपको कहते हैं, जब हम हमारे भाव को प्रभावशाली भाषा में, अर्थात जो भाषा दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है, उसी प्रकार भाषा में जब हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं तो उसी को हम साहित्य कहते हैं। जब हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, उसे अगर हम प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करेंगे तो उसी को हम साहित्य कहेंगे। लेकिन भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी भी भाषा की तरह ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक ही बात को हम कई तरह से कहते हैं, कितनी प्रकार की भाषा हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साहित्य में क्या होता है? साहित्य में प्रभावशाली भाषा का व्यवहार किया जाता है। वही हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, लेकिन साहित्य में वही भाषा को हम प्रभावशाली बनाते हैं। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि प्रभावशाली भाषा में अगर हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं तो उसी को ही हम साहित्य कहते हैं। और सच्चा साहित्य को, जो साहित्य रचना करते हैं, जो साहित्य के सृष्टा हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? साहित्यिक कहते हैं। साहित्य के साथ जब इको प्रत्यय जुड़ जाता है, साहित्य शब्द के साथ जब इको प्रत्यय जुड़ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? साहित्यिक। ये साहित्यिक कौन है? जो साहित्य का रचना करते हैं, जो साहित्य को सृष्टि करते हैं, हम उनको साहित्यिक कहते हैं। तो साहित्य में क्या होती है? शब्द को संयोजन किया जाता है। साहित्य में आप जो जानते हैं संयोजन, समयोजन मतलब योजना के हिसाब से, एक व्यवस्थित रूप के हिसाब से साहित्य में शब्दों को संयोजन किया जाता है प्रभावशाली भाषा में। और एक व्यवस्थित रूप में जब शब्दों को हम सजाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द संयोजन। संयोजन को लेकर आपके लिए सार्थक वाक्य बनाने के लिए भी प्रश्न आ सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा, भाषा में हम क्या करते हैं? अपने विचारों को प्रकट कर देते हैं, लेकिन साहित्य में हम उसी भाषा को, अपने भावों को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करते हैं। तो
साधारण बोलचाल और साहित्य में यही अंतर है। साधारण बोलचाल में हम सिर्फ भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन साहित्य में वही भाषा को हम प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि साधारण बोलचाल और साहित्य में बड़ा ही अंतर है। तो जो मनुष्य साहित्य का रचना करता है हम उसको क्या कहते हैं? साहित्यक कहते हैं। लेकिन लेखक के अनुसार सच्चा साहित्यक किसे कहेंगे हम? प्रभावशाली साहित्यिक किसे कहेंगे हम? जो दो मनुष्य के बीच में गलतफहमी मतलब भ्रांत धारणा, गलत भावना, तो उसको समानार्थी शब्द हम क्या कह सकते हैं? गलतफहमी का, भ्रांत धारणा, नहीं तो हम कह सकते हैं इसका गलत विचार को, जो दो मनुष्य के बीच में अगर कुछ गलत विचारधारा है उसको दूर कर सकता है। कौन दूर कर सकता है? साहित्य, और इसको सृष्टि करने वाला साहित्यक। तो कभी उसे ही सच्चा साहित्यक मानते, लेखक उसे ही सच्चा साहित्यक मानते हैं जो दो मनुष्यों के बीच में गलतफहमी को दूर कर सकता है। जब दो मनुष्यों के बीच में गलतफहमी दूर हो सकता है तो वो दो मित्र हो, दो मनुष्य हो, वो अपने एक दूसरे से रूठना मतलब आप जानते हैं अभिमान करना, नाराज रहना। तो उनके बीच में जब गलतफहमी दूर हो जाती है तो उनके दोनों के बीच से क्या निकल जाता है? वो अभिमान बाहर आ जाता है और वो दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं। ये किसका काम है? सच्चा साहित्यक का काम। तो आपके लिए हमने जो अभी ये जो विषय हमने ये जो भाग पढ़ा उसमें से आपके लिए बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। एक तो मैंने कहा जैसे ये सारे शब्द हमने लिखे हैं, इसके पर्यायवाची शब्द लिखिए, इसका लिंग परिवर्तन कीजिए, इसका लिंग बताइए, वचन परिवर्तन कीजिए। इसके अलावा आपको आएंगे कादम्बरी किसकी अधूरी काव्य है? बाणभट्ट जी के। उन्होंने अपने दोनों लड़के को बुलाकर क्या पूछा और उनके बड़े लड़के ने क्या उत्तर दिया, उनके छोटे लड़के ने क्या उत्तर दिया। बाणभट्ट ने किसको अपनी पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा, साहित्य किसे कहते हैं, सच्चा साहित्य को कौन है, इत्यादि प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।